जो आदमी मानवाधिकार आयोग में संबंधित जानकारियां जुटा सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, हर तरफ ऐसा उच्च लेवल का काम करे जो कि सबके लिए फायदेमंद हो, ह्यूमन राइट्स के लिए, उस लेवल के आदमी को इसमें अपॉइंट करना चाहिए। एक नाम की संस्था बनकर रह जाएगी देश में, जबकि आम नागरिक के तौर पर सबसे ज़्यादा कुठाराघात हो रहा है, और कुठाराघात की आवाज़ उठाने वाली यही संस्था थी मानवाधिकार ह्यूमन राइट। लेकिन आज महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, और गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई का इंतजाम नहीं है। बिल्कुल, महिला अधिकारों से जुड़ा मसला आता है। शालिनी जी, मैं अब आपके पास आता हूँ। आखिर किस तरह से महिलाओं को मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि कानून बन चुका है, कानून लागू हो चुका है, अमल में आ चुका है, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति है उसमें कोई फर्क नहीं आता। ताना बाना सामाजिक देखा जाए तो वो जो फर्क करने का नजरिया आपसी वो भी आता है। मैं लूंगा इस सवाल पर जवाब। विश्वनाथ जी हमारे साथ अलवर से जुड़े हैं, पहले उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल बताएंगे आप? मेरा निवेदन ये था जी कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानून की जानकारी महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई है। इसकी कमी है राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, ये तो आप बताएं। जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अगर महिलाओं को कानून की जानकारियां प्राप्त होंगी तो मैं सोचता हूं कि उनको काफी फायदा मिलेगा। शुक्रिया विश्वनाथ जी इस राय के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। शालिनी जी, अब मैं वही सवाल लेकर आता हूं और साथ में विश्वनाथ जी की ये राय भी आई है। क्या सच में ऐसी स्थिति है कि आज 6 दशक बाद आज़ादी के महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के लिए कानून में इजाफा हुआ है, बहुत कानून बनाए गए हैं, उनको और सिक्योर करा गया है, पर अपनी जो घर की ज़्यादातर बहू बेटियां हैं या स्कूल का जो कैरिकुलम है, अब उसमें केंद्र सरकार ने ज़रूर ऐड किया है, जिसमें कि आई थिंक 5वीं और 6ठी ऑनवर्ड्स ही सिविक्स के चैप्टर्स में CBSE ने इंट्रोड्यूस करा है कि वहाँ पर एक लड़की के क्या अधिकार हैं। तो जहाँ तक जागरूकता का सवाल है, वहाँ पर डेफिनेटली सरकार को और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं और जो गवर्नमेंट से फंड ले रही हैं जागरूकता फैलाने के लिए, चाहे NGO के रूप में ले रही हैं, चाहे हमारे भी जैसे जिला विधिक करके है, हमारे हाई कोर्ट में भी विधिक सेवाएं हैं, तो लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि जितने इनकी चर्चाएं होती हैं, इनके जितने रिसर्च टॉपिक्स होते हैं, वो सारे एक रूम के अंदर कॉन्फ्रेंस के रूप में होते हैं। थर्ड जेंडर को लाकर बराबर लाकर अब कहा जाता है कि बराबरी का हक दिया जा रहा है जी। चर्चा छिड़ती है कि सेक्स वर्कर्स को भी समाज के तबके में मुख्य धारा में शामिल किया जाए जी। उनके जो प्रोफेशन को लीगलाइज कर दिया जाए जी। ऐसे दौर में आपको क्या लगता है कि महिलाएं महफूज रह पाएंगी? बिल्कुल साहब, देखिए, थर्ड जेंडर की PIL हम लोगों ने डाली थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को डेफिनेटली रिकॉग्नाइज किया। जहां तक सेक्स वर्कर्स की बात है, उनको डेफिनेटली लीगलाइज करना चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, और आने वाले टाइम में मैं ऐसा मानती हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें आप उसको लीगलाइज आपको करना ही पड़ेगा। और बहुत ही जहाँ हम अधिकारों की बात करते हैं, जैसे मानव अधिकार की बात करते हैं, तो मानव अधिकार हमारे बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दे रखे हैं, जो कि हमें 6ठी कक्षा से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनको बताया जाता है कि राइट टू लाइफ है, आपका ज़िंदगी जीने का तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से जीने का आपका हक है, आपका राइट टू एजुकेशन है, आपका जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आप पे कोई रिलीजन पे या कास्ट पे तमाम चीजें उसके दायरे में आती है। उसके दायरे में आपको क्या लगता है कि बिल्कुल, मैं सलीम साहब आपके पास भी आऊँगा, क्या सेक्स वर्कर्स को लीगलाइज करने से आपको लगता है महिला अत्याचारों में कमी आ जाएगी? यही तो सोच अपने देश को, अपने पूरी जो भी कल्चर आज जो देश में जो सिस्टम जो नियम जो बना हुआ है वो सब विदेशों से मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं ये लोग। यहाँ की जनरेशन के हिसाब से, यहाँ की जनता की मांग के हिसाब से कोई आज तक गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया पिछले 67 साल के अंदर कि जिससे इस देश का भला होता। और अभी ये जो बात कर रही है आज बिना उस कानून के, बिना उसको लीगलाइज करने के, और इतनी स्थितियाँ इतनी खराब हैं।
अगर उसको लीगलाइज कर दिया तो ये सामाजिक ताना बाना बिगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सलीम साहब, आपकी भी राय जानना चाहूँगा। देखिए, हम कभी कभी मसले को हल करना ये समझते हैं कि उस मसले की जड़ को जो है ना, यानी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है हमारे सेक्स वर्कर्स के बारे में, वो एक मर्डर का केस है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनके रिहेबिलिटेशन के बारे में, उनके ऊपर जो ज़्यादतियाँ होती है उनकी सुरक्षा के बारे में, रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। मुझे अजीब बात है कि उनको उस नरक से निकालने के बजाय, उनको वहाँ हमारी महिलाएं जा ही न सके ऐसा रास्ता अपनाने के बजाय हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा जो हैं ये सुझाव देती हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वेश्यावृत्ति को लागू कर देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो महिला अध्यक्ष जो हैं हमारी, या जो भी हैं, क्या वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने लोगों को क्या ऐसे प्रोफेशन में जाने के बारे में वो गर्वान्वित महसूस करेंगे? क्या ये औरत का डिग्निटी का, उसके गरिमा का अपमान नहीं है कि हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? मैं ये कहता हूँ ठीक है, एक समस्या है, मगर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको लीगलाइज करने की बात कह रहे हैं, बजाय इसके कि हम उसमें जाने न दें लोगों को। जो चले गए हैं किसी वजह से, उनको निकालने की कोशिश करें। समाज में जो विकृति आ गई है उसको हम दूर करने की कोशिश करें। उल्टा हम ये कह रहे हैं कि चोरी हम रोक नहीं सकते इसलिए चोरी को लीगलाइज कर दीजिए, मर्डर हम रोक नहीं सकते इसलिए मर्डर को लीगलाइज कर दीजिए, डाका रोक नहीं सकते डाके को लीगलाइज कर दीजिए। मैं यहाँ बिल्कुल आपसे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखती हूँ, इन गुमान साहब से भी। ये कहते हैं कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो इनको ये हम इशू से भटक जाएंगे क्योंकि आज मानव अधिकार का है, कभी आप इस पे इशू रखेंगे। बिल्कुल, पर डेफिनेटली मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सेक्स वर्कर है वो बाय चॉइस नहीं है, बाय लैक ऑफ चॉइस है, और वो अभियुक्त नहीं है, वो विक्टिम है। अब जब इंपोर्ट करने की बात आती है तो बाहर से आदमियों को इंपोर्ट नहीं किया जाता कि आप इंपोर्ट करके जाइए उन सेक्स वर्कर्स की सुविधाएं लीजिए। हमारा ये कहने का मतलब है, सलीम साहब कहते हैं उनको रिहैबिलिटेट करिए। रिहैबिलिटेशन, कोई भी गैर कानूनी चीज को रिहैबिलिटेट करने के लिए केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का फंड नहीं दे सकती। जीविका का मसला है, अगर जीविका का मसला है, अगर जीविका प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई और रास्ता नहीं है तो जीविका कानूनन होनी चाहिए। अगर जीविका देने के लिए ये रास्ता है हमारे देश के अंदर। मैं आपको आज फिर कह रही हूँ कि आप यहाँ बैठ के जब तक आप उन तबकों में नहीं गए हैं, जब तक आपको वहाँ का मसला नहीं पता, आपको ये नहीं मालूम कि जो बच्ची उसी दलदल में पैदा हो रही है उसको यही नहीं मालूम कि ये गलत है सही है, ये आज आप बता सकते हैं क्योंकि आपकी कंडीशनिंग एक अलग तरीके से करी गई है। पर आप ये कहें कि उनके लिए स्कीम ला दीजिए, स्कीम कैसे आएगी? जो चीज़ ऑलरेडी गैर कानूनी है उसके लिए सरकार कैसे फंडिंग करेगी, मुझे बताएं। और यहाँ पर इन लड़कियों को विक्टिम है, ये प्लीज विक्टिम है, ये बाय चॉइस नहीं है। आखोदिया साहब, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, फिर ईश्वर गहलोत जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आखोदिया साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? ऐसा है, यदि आजीविका मौलिक अधिकार हो जाता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको लगता है महिला अत्याचारों में कमी आएगी? कमी आएगी, उन महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, वो नरक में नहीं जाएंगी फिर। जी, ईश्वर जी बताइए, आपका क्या कहना है? सर, मानव अधिकार से मानव के जो अधिकारों पे जो हनन होता है, उसका शोषण होता है जी सर। जैसे बच्चे की शुरुआत, एक आदमी की शुरुआत, एक मानव की शुरुआत शिक्षा से होती है सर जी। तो शिक्षा के अंदर जो स्कूल खुले हुए हैं शिक्षा देने के लिए, वो सर एक बिजनेस के रूप में उभर के आ रहे हैं। कोई शिक्षा पे तो जोर दिया नहीं जाता, इतनी फीस यहाँ लाओ, इतनी फीस इसमें दो, एक हर आदमी का, हर मानव का शोषण हो रहा है। तो शिक्षा पे जोर देके सर मानव को विकसित करने के लिए विशेष जोर देना चाहिए। जी, शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे रिफॉर्म्स पर बात होंगे। अगर आज के मानवाधिकार कानून की बात की जाए तो उसमें कहीं कमियां हैं, कहीं लागू करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, उनको कहां दूर किया जा सकता है। राजनीतिक मसलों की बात हम लगातार करते आए हैं, राजनीतिक मसले अगर उसमें आड़े आते हैं तो फिर उनको कैसे दूर किया जाएगा, जानेंगे आखिरी दौर में। बने रहिए बिग फाइव के साथ।
आज हमारा सवाल इस चर्चा में आपसे था कि आज के दौर में ह्यूमन राइट्स क्या सिर्फ कागजों में सिमट कर रहने लगे हैं। इस पर आपकी राय हमें मिली और 78% लोग मानते हैं कि कागजों में मानवाधिकार सिमट कर रह गए। तो अगर कागजों में मानवाधिकार सिमट के रह गए हैं तो इनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। गुमान सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या और कहां सुधार की जरूरत है? वैसे तो देखो, अभी एक योग्य नेतृत्व तो देश में काम कर रहा है और सारी चीज़ों पे उनकी नज़र है। कई चीज़ों में परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, इसमें भी जरूर परिवर्तन होंगे। और पूरी जो व्यवस्था है ऊपर से नीचे परिवर्तन होता है, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। जनता जैसे ऊपर अभी सफाई अभियान चला, ऊपर से जब सफाई झाड़ू हाथ में ली तो नीचे भी लोगों ने ले ली। तो ऐसे ही इस पूरी जो व्यवस्था है इसको ऊपर से दुरुस्त करने की जरूरत है, लोगों की मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। मुझे मोदी जी के दायरे से बाहर अच्छा नहीं होगा कुछ? मोदी जी के दायरे से, लेकिन व्यवस्था तो ऊपर से चलती है ना। अभी मैं कुछ कर लूँ, अब मेरे को ध्यान कौन देगा? आम आदमी बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन उस पर ध्यान किसका जाता है? वो तो ऊपर से जो व्यवस्था को जब तक ये नहीं बदलेंगे, जिनके हाथ में पूरे देश की व्यवस्था है, तब तक ये नीचे बदलाव आ नहीं सकता। जी, कहाँ लगता है आपको कमजोरी है? भाई मुझे हर जगह कमजोरी लगती है। जैसे अभी आप इनकी नियुक्तियां ले लीजिए, सबसे पहली तो गफलत यहाँ होती है जी। यानी कि अपने लोगों को अगर आज मतलब राजनीतिक स्तर पर हाँ, नियुक्तियां नहीं इनको एमएलए नहीं बना पाए, एमपी नहीं बना पाए, तो भाई अपना मिलने वाला इसको कहाँ खपाया जाए जी। तो उस हाँ, जैसे नए नेतृत्व से कहिए जरा ये बात। तो अब इसमें इसके कुछ नियम है, इसके कुछ सिस्टम योजना आयोग की तरह इसका प्रावधान भी कुछ प्रावधान होना चाहिए, कुछ ऐसे मापदंड तैयार होने चाहिए कि जो योग्य लोग ही इसमें आए और उससे कुछ इस देश का। सलीम साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, एक बात तो ये जो हमारे कुछ भाई, खैर अभी अच्छा अभी कह सकते हैं, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है नई सरकार नए नेतृत्व को आने में, तो कहा जाए कि हर समस्या का हल ये है कि अब नई सरकार आ गई है, नया नेतृत्व आ गया है, अब शायद पूरी काया पलट हो जाएगी। खैर वो भी देख लेंगे, लेकिन अभी तक तो नारों और वादों के अलावा और ऐसी स्कीम्स, सफाई कौन नहीं जानता था, लेकिन अब जो सफाई हुई है वो कैमरे के आगे ज़्यादा हुई है। और जहाँ गंदगी नहीं थी वहाँ गंदगी लाके डाली गई और फिर सफाई कराई गई। ऐसी जो सांकेतिक चीजें हैं उनसे सुधार आने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ, मुझे अपनी बात लोगों से चर्चा करते तो हम ये कहना चाहते हैं, जिनका काम सिर्फ सिंबॉलिक करना है, सिर्फ सिंबोलिज्म से काम नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ। नई सरकार से पहले मैं चाय पी के गिलास कहीं भी फेंक देता था, अब आज जब मैं चाय पी के गिलास फेंकता हूँ तो डस्टबिन देखता हूँ कि भाई कहीं इसको रोड पे नहीं फेंका जाए। हम इस पर बात कर चुके हैं, अलग बात कर चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब जो ये उम्मीदें नई सरकार से हो रही है, हम भी उम्मीद लगाते हैं और हम कहते हैं कि जो अब तक पुरानी सरकार नहीं कर पाई वो अब आप करिए जी। आप इन आयोगों को अधिकार दीजिए, आप अपराधियों को, मानव अधिकार आयोग अधिकारों के उल्लंघन करने वालों को सजाएं दीजिए। जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर होकर, सदन के मेंबर होकर अभद्र भाषा का और अनडिग्निफाइड भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको सदन से खारिज कीजिए, उनके खिलाफ सजा दीजिए। जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ सजा दीजिए। और जो लोगों के घर जलाते हैं, जो लोगों की हत्याएं करते हैं, उनको सजा दीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब तक ये अधिकारों का उल्लंघन इसलिए होता है कि उल्लंघन करने वाले लोग, चाहे वो संस्थाएं हों या व्यक्ति लोग हों या घरों हों, उनको ये लगता है कि हमें सजा नहीं मिलेगी, लगता और सजाएं नहीं मिली हैं। आज आपके अगर सजाएं मिल गई होती, आपके हाथ में व्यवस्था है, कल आपके बेटे के हाथ में चली जाएगी, कल उसके बेटे के हाथ में चली जाएगी। व्यवस्था नहीं बदल सकती थी और 100 साल में भी। अगर किसी व्यवस्था ऐसे, इस मसले में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम कहीं परिवारवाद से निकला है देश। जब तक सजाएं मिलने का प्रावधान नहीं होगा मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वालों को, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों, सरकार की एजेंसियां हों या व्यक्ति हों या वर्ग हों या धर्म के नाम पर हो, समाज के नाम पर हो, जिस आधार पर भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानव गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। हमारा मानना यह है कि पिछले 60-65 सालों में सजाएं नहीं मिली हैं। अगर सजाएं मिल गई होती और सजाओं को, आप क्या तो शायद बिल्कुल। देखिए, मैं आपने जो आज ये टॉपिक लाया कि मानव अधिकार दिवस है आज, और मानव अधिकार को लेके ही जागरूकता में बहुत कमी है। उसके पीछे कुछ हद तक गुमान सिंह जी और सलीम जी दोनों लोग कहना चाह रहे हैं ये कि भाई जागरूकता में कमी इसलिए आई है क्योंकि लोगों का जो फेथ है कि ये एक, अगर ये हनन होगा तो उसका ये
एक्शन लिया जाएगा और उसका ये रिपरकशन होगा। वो जो एक उनका जो फेथ है, वो फेथ कहीं ना कहीं लोगों का कम हुआ है, चाहे वो सरकार में कम हुआ है, चाहे वो इंसानी मसलों पे कम हुआ है। आज आप मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगी बिना मतलब के। तो ये, और जैसा कि गुमान सिंह जी ने भी बताया कि एजेंसीज कुछ काम कर रही हैं। अगर मानव आयोग बनाया गया है तो आप असम में चले जाएं तो वहां पर पूरा मानव आयोग का पूरा डायरेक्शन फोकस मिलिट्री पे ही होता है जी। जबकि मैं कहती हूं कि मिलिट्री वालों का भी खुद उनका मानव अधिकार कितना हनन हो रहा है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हनन उनका होता है। 24 घंटे वो काम करते हैं, जो कि आपका कानून अलाउ नहीं करता कि 12 घंटे से। पुलिस वालों का भी होता है। तो कुल मिला के कहने की ये बात है कि अगर लोगों का फेथ इस जागरूकता के प्रति हमें दोबारा खींचना है कि हाँ, आपका अगर मानव का या किसी बच्ची का कोई अधिकार छीना जा रहा है, चाहे वो स्कूल के कंडक्टर द्वारा करा जा रहा है, चाहे स्कूल के टीचर द्वारा करा जा रहा है, या किसी महिला के साथ घर में करा जा रहा है, या फिर किसी पुलिस द्वारा करा जा रहा है, या किसी प्राइवेट आदमी द्वारा किया जा रहा है, तो लोगों का फेथ होना चाहिए कि अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे जी, तो जैसा कि सलीम साहब ने कहा कि पनिशमेंट तो मिलेगी, पर गुमान साहब भी जैसे कह रहे हैं कि एक टाइम बाउंड स्कीम में मिलनी चाहिए। अगर उसको पनिशमेंट जाके 20 साल में मिल रही है तो फिर तो उसका अधिकारों का कोई मकसद नहीं रह जाता। अकोदिया साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा, कहां सुधार की जरूरत है, क्योंकि इस सिस्टम से आप रहकर आए। जहाँ तक ह्यूमन राइट कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात है जी, इसमें जुडिशरी के ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। रिटायर्ड चीफ जस्टिस से चेयरमैन होता है, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और एक आदमी एक्टिविस्ट होता है जी। तो सरकार के पास जुडिशरी के अलावा दूसरा विकल्प तो लिमिटेड होता है। वो जो जुडिशियल अधिकारी बैठते हैं, जो जज बैठते हैं, वो टेक्निकल ज़्यादा हो जाते हैं, ह्यूमन अप्रोच कम हो जाती है जी। दूसरा दायरा उनका जो संविधान के अभाव में कोई एजेंसी उनके पास नहीं है कि वो जांच करा सकें, रिकमेंड करते हैं, उसको माने ना माने। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको सशक्त बनाना तो पावर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। तो दंतविहीन संस्थान को दाद देना जरूरी है, और ये काम कौन करेगा? ये तो सरकार करे। चलिए, आप सभी खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।